ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे भाई की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? बच्चा कहता है वधिया सर, तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा भी एकदम वधिया जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो अगर मेरी आज आवाज़ वो चिल्ला के ना आए ना, कानों में ना बजे, तो घबराना मत, ठीक है? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा चिल्लाऊंगा तो पता लगे मेरा गला ही मेरे हाथ में ना जाए, ठीक है जी। तो थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, बट टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन में कोई कमी नहीं आएगी सर, रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। बट हाँ, आज आपने पार्टिसिपेट जो करना है मुझसे ज़्यादा करना है जी। मतलब जब मैं बोलूंगा ना कि ये सेक्शन आपने पार्टिसिपेट करना है सर, मतलब आज जब मैं आपका वो देखूँ ना, चैट बॉक्स देखूँ, तो मुझे इतना बढ़िया फील हो कि हाँ भाई, मेरी गले में थोड़ी सी दिक्कत थी, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ था, बट बच्चों ने वाकई ही कमाल कर दिया, आग लगा दी, आग लगा दी सर, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, नहीं आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है। लास्ट मतलब कल मंडे को हमारा सेशन हुआ नहीं था सर, क्योंकि मंडे को जीएसटी की हमारी रिवीजन क्लास थी, उसका प्रीमियर चला था। अब उसके लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर, मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट 72 या 73 हमारा सेशन होगा। और इससे पहले हमने डिडक्शन का चैप्टर हमने रिवाइज किया था, डिडक्शन के एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके थे। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों के सही हैं, बट काफ़ी सारे बच्चों के 80% से ज़्यादा एमसीक्यूज सही थे, ये बहुत बढ़िया बात है जी। और जिनके सारे ही सही थे, वाकई उन्होंने कमाल कर दिया। उम्मीद करूंगा डिडक्शन की सारी लिमिट्स आपको याद हो गई होंगी। अच्छा, 80 JJAA उसका लिंक मैंने आपको दे दिया था, और 80G मैंने कहा था मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट कोशिश करूंगा 80G का एक लेक्चर में लेके आऊंगा, वो 80G उसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बट देखते हैं, कोशिश करता हूं कि मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में लेके आ जाऊं जी। बट मुझे ना फोर्स मत करना सर, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना। जैसे ही टाइम मिलेगा ना, मैं आपके बिना रिक्वेस्ट किए हुए मैं जरूर अपने आप लेके आ जाऊंगा जी, ठीक है। इधर सुनो ध्यान से, आज हमें चैप्टर जो रिवीजन स्टार्ट करनी है ना, आज हमें चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करनी है, दैट इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है जी, बिल्कुल आसान चैप्टर है, आपने क्लास में भी अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। इस चैप्टर को कोशिश करेंगे 40 से 50 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करने की। जितने प्रोविजन आपके सेक्शन नंबर 139 के हैं वो सारे कंप्लीट रिवाइज करेंगे जी। उम्मीद करूंगा वैसे आपने क्लास में जो पढ़ा होगा उसको एक बार आपने दोबारा रिवाइज भी किया होगा। अगर एक बार नहीं भी किया, इस रिवीजन क्लास को सही ढंग से पढ़ लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा जी। स्टार्ट करें? पक्का पक्का? बच्चा कह रहा सर करो स्टार्ट। इधर देखो ध्यान से नहीं, अब अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ ना, चैप्टर हमारा है, चैप्टर का नाम है फाइलिंग ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑफ इनकम। इस चैप्टर को हम दो नाम से पुकारते हैं, या तो बोलूंगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न या बोलूंगा रिटर्न ऑफ इनकम। इन दोनों चैप्टर का नाम मतलब सेम ही होता है। अब बच्चा ये बात कहता है सर फाइलिंग ऑफ रिटर्न का चैप्टर गवर्नमेंट क्यों लेकर आई? इसका लॉजिक आपने क्लास में बताया तो था, बट थोड़ा सा ना लॉजिक भूल चुके हैं। एक बात मुझे सोच के बताओ जी, जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं, मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, एक बात मुझे सोच के बताना। आज इनकम टैक्स में जो भी लोग टैक्स पे करते हैं, जो भी लोग अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या वो इनकम खुद कैलकुलेट करते हैं या डिपार्टमेंट उनकी इनकम कैलकुलेट करता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी। आज इनकम टैक्स में जो भी पर्सन इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं या जो पर्सन टैक्स पे कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी इनकम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं या डिपार्टमेंट उनकी इनकम कैलकुलेट कर रहा है जी? कई बच्चे कह रहे हैं सर डिपार्टमेंट उनकी इनकम कैलकुलेट करता है, और कई बच्चे कह रहे हैं सर इनकम वो खुद कैलकुलेट करता है। अब जो भी ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट उनकी इनकम कैलकुलेट करता है, मेरा उन सब नालायक बच्चों से क्वेश्चन है, सर एक बात मुझे सोच के बताओ, आपके फादर रिटर्न फाइल करते हैं? मैं उम्मीद करता हूं जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं 95% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे, इवन 100% लोग भी ऐसे हो सकते हैं कि जिनके फादर या मदर या कोई भी रिलेटिव रिटर्न फाइल करता हो। अब सोच के बोलना, अगर मेरे पापा रिटर्न फाइल करते हैं, मान लो मेरे फादर रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्या हमारे घर में आके डिपार्टमेंट का ऑफिसर बैठा है? मतलब क्या मेरे फादर की इनकम डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट की? आंसर इज नो। या तो आपके फादर की इनकम पापा खुद कैलकुलेट करते हैं, या अगर कोई सीए या सीएस जो उनकी रिटर्न फाइल करता होगा वो कैलकुलेट करता होगा, डिपार्टमेंट कैलकुलेट नहीं करता। और ये बात आपको मैंने जीएसटी के अंदर भी बताई थी सर। सेम जीएसटी में, सेम कस्टम में, सेम इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट जो है वो असेसी को ऑनेस्ट मानता है। मतलब डिपार्टमेंट ये बात कहता है कि भैया तुम अपनी इनकम खुद कैलकुलेट कर दो, जो इनकम तुम कैलकुलेट करोगे उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स तुम हमें पे कर दो, और जो टैक्स तुम पे करोगे उसी टैक्स को हम सही मान के तुम्हारा टैक्स मान लेंगे। अब बच्चा कहता है सर फिर ऐसे तो हर आदमी क्या करेगा, वो ये बात बोलेगा कि मेरी इनकम तो आई नहीं है,
मेरी इनकम बहुत कम आई है, और अगर इनकम कम दिखाएगा, वो कम टैक्स पे करेगा, तो नुकसान क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं है? यस नुकसान है, तभी तो गवर्नमेंट एक चैप्टर लेकर आई है असेसमेंट प्रोसीजर का। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, भैया तुमने अपनी इनकम निकाली कैसे है, किस तरह से तुमने इनकम निकाली, उस पर जो टैक्स निकाला वो कैसे कैलकुलेट किया, उसके एक रिटर्न फाइल करो, उसी को बोलते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑफ इनकम। दो चैप्टर आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का मतलब ही यही है कि जो पर्सन अपनी इनकम खुद कैलकुलेट कर रहा है, जो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, उसने जिस तरह से कैलकुलेट की, उसने कैलकुलेशन कैसे की, वो सारी कैलकुलेशन जो है वो रिटर्न में शो करके हमें दिखाई जी। तो बस ये बात ध्यान देना जी। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मैंने क्लास में भी एक लाइन बोली थी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज नटशेल, फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज नटशेल जस्ट एन इंफॉर्मेशन ऑफ एन एसएससी। मतलब एसएससी की तरफ से गई हुई एक इंफॉर्मेशन है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बस ये बात ध्यान देना जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एसएससी की तरफ से गई हुई एक इंफॉर्मेशन है। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन फाइल नहीं की, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो पेनल्टी इंटरेस्ट आपके ऊपर लग सकता है जी। अब किन लोगों को रिटर्न फाइल करनी है, कब रिटर्न फाइल करनी है, कैसे रिटर्न फाइल करनी है, ये सारी बातें हम देखने जा रहे हैं जी। ठीक है जी। आओ जी एक बार चेक करना, 139(1) जो है दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं, फटाफट से एक बार याद कराओ जी। याद करो, क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर कोई एसएससी कंपनी और फर्म होगा जी, यानी फटाफट से बोला नहीं, अगर कंपनी फर्म होगा तो उनको हर केस में रिटर्न फाइल करनी है। मतलब कंपनी फर्म वाले केस में कोई भी टोटल इनकम आपको चेक नहीं करनी। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर लॉस हो, इनकम जीरो भी हो, तो भी रिटर्न फाइल करनी है अगर कंपनी फर्म है। और अगर कंपनी फर्म नहीं है, अगर कंपनी फर्म नहीं है, उनको छोड़ के दूसरे लोग हैं, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हो गए जी, फॉर एग्जांपल एचईएफ हो गए, उनको रिटर्न फाइल तब करनी है अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 की सीरीज, अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी ना, फिर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। बच्चा कह रहा है सर इतनी बड़ी लाइन आपने बोल दी, हमें समझ में तो कुछ ना आया। मेरे बच्चे, मैंने पता क्या बोला, मैंने ये बोला है कि आपकी अगर इंडिविजुअल हो, आप एचयूएफ हो, आप रिटर्न फाइल करने के तब लायबल होगे अगर आपकी एक तरह से ग्रोस टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी। बच्चा कह रहा है सर यहाँ तो वर्ड लिखा है टोटल इनकम, आपने ये वर्ड टोटल इनकम पढ़ तो लिया, बट टोटल इनकम निकालनी किस तरह से है? उसने बोला टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन और बिफोर एग्जम्पशन। अब सोच के बोलना, अगर मैं टोटल इनकम में से डिडक्शन का इफेक्ट हटा दूंगा तो मेरी क्या निकल के आएगी? ग्रोस टोटल इनकम ही तो आएगी। तो कहने को, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि कहने को यहाँ पे टोटल इनकम वर्ड लिखा है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कहने को यहाँ पे टोटल इनकम वर्ड लिखा है, बट एक्चुअल में ग्रोस टोटल इनकम है। एक्चुअल में क्या है? ग्रोस टोटल इनकम है। और अगर ये ग्रोस टोटल इनकम की, अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम अगर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी, फिर रिटर्न फाइल करने की बात होगी, नहीं तो रिटर्न फाइल करने की बात नहीं होगी। तो बस ये बात ध्यान दो जी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कंपनी और फर्म का जी, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन बना एबीसी लिमिटेड है जी, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, मतलब जो भी आज कंपनी है वो रिटर्न हमेशा फाइल करेंगे चाहे उनके लॉस हो कुछ भी हो। बट अगर कोई कंपनी को छोड़ के और कोई पर्सन होगा, वो रिटर्न फाइल तब करेगा अगर उनकी टोटल इनकम डिडक्शन के इफेक्ट को हटा के, एग्जम्पशन को इग्नोर करके अगर 2.5 लाख से ऊपर होगी तो उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। हाँ वो बात अलग है कि 2.5 लाख रटना मत जी, 2.5 लाख मैं तब बोल रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एज उनकी 60 साल से कम है। हाँ अगर एज 60 साल है उससे ऊपर है, 80 से कम है, उस केस में 3 लाख की लिमिट भी होगी, सुपर सीनियर सिटीजन वाले केस में 5 लाख की लिमिट भी होगी, और अगर 115 बीएससी का ऑप्शन आपने लिया फिर तो उस केस में हर केस में 2.5 लाख है। क्योंकि सोच के बोलो, अगर 115 बीएससी वाले हो, मतलब आपने जो नई स्कीम है, नई स्कीम में ली है, तो नई स्कीम में तो हर केस में लिमिट कितनी है? 2.5 लाख की लिमिट है ना। अगर आपने पुरानी स्कीम ली है फिर चेक करेंगे 2.5 लाख की लिमिट, 3 लाख की लिमिट और 5 लाख की लिमिट। ये बात क्लियर हो गया जी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रिटर्न फाइल करने वाला कौन होगा। सिंपल लैंग्वेज में ये लाइन निकल के आ गई, कंपनी फर्म को हमेशा रिटर्न फाइल करनी है। अगर कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उनको हमेशा रिटर्न फाइल करनी है। कंपनी फर्म को छोड़ के जो भी पर्सन होगा उसको रिटर्न फाइल तब करनी है अगर उसकी टोटल इनकम डिडक्शन को माइनस किए बिना या एग्जम्पशन को माइनस किए बिना, अगर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि चलो इस केस में तो पता लग गया रिटर्न फाइल करना किस केस में कंपलसरी है। याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि आपकी 2 कैटेगरी ऐसी होंगी, अगर आपकी इनकम इंडिया में नहीं भी है तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आपकी 2 कैटेगरी ऐसी होंगी, अगर आपकी इंडिया में इनकम नहीं भी है या एग्जम्पशन लिमिट तक है तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो चैट बॉक्स में लिख के बता दे वो कौन कौन सी होती हैं जी। याद करो, मैंने कहा था अगर आप ROR हो जी, हाँ जी फटाफट से बोलना नहीं, अगर आप ROR हो, आपकी एसेट इंडिया से बाहर पड़ी हैं या बैंक अकाउंट बाहर है, उस अकाउंट के सिग्नेचरी हो आप। मतलब या तो एसेट आपकी बाहर पड़ी हैं, आपके नाम से पड़ी हैं,
आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो, आप उसके बेनिफिशियरी हो, या आपका बैंक अकाउंट बाहर होगी, तो इंडिया में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा, चाहे इंडिया में इनकम आपकी कितनी ही क्यों ना हो। तो देखो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है जी। अगला पॉइंट आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो जी। अगर आप ROR हो, उसने क्या बोला जी, क्या नहीं होने चाहिए जी, उसने बोला कि आप RNOR नहीं होने चाहिए, मतलब ROR होनी चाहिए। अगर आप ROR हो, आपने एसेट होल्ड किया, उसके बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो, या आपका बैंक अकाउंट इंडिया से बाहर होगा, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये सारी बातें एक बार आप यहाँ से रीड कर सकते हो। बस इसका क्रक्स से निकल कर देखो, यहाँ पे क्रक्स मैंने लिखा हुआ है कि अगर कोई एवरी रेजिडेंट असेसी, ठीक है, अगर वो ROR है, उसको रिटर्न फाइल करना तब कंपलसरी होगा अगर उसकी एसेट इंडिया से बाहर होंगी या बैंक अकाउंट इंडिया से बाहर होगा, उसको हर केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे उसकी इनकम कितनी ही क्यों ना हो। एक तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा आप सुनना ध्यान से, इसके अलावा भी ना, इसके अलावा भी 3 केस ऐसे हैं, याद करो मैंने क्लास में कहा था, इसके अलावा भी 3 केस ऐसे हैं जिन केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। मैं देखना चाहता हूं क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मेरे बताए बिना वो 3 के 3 केस एक बार चैट बॉक्स में लिख दे। कैसे, इसके अलावा 3 केस ऐसे और कौन से हैं जहां रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है जी, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी। बच्चा कह रहा है चैट बॉक्स में क्या लिख के बताएं, याद भी तो होना चाहिए वो 3 केस कौन से हैं, हमें तो यही नहीं पता था ये 2 केस भी हैं। याद करो नालायको, याद करो। थोड़ा सा हिंट दूं, करंट अकाउंट याद करो। करंट अकाउंट की हमने कुछ बातें की थी, करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया। हाँ बच्चा कह रहा है याद नहीं आ रहा, इधर देखो ध्यान से नालायको। 3 केस कौन कौन से मैं आपको दिखाता हूँ जी, आपको मैं अमेंडमेंट के अंदर दिखाता हूँ। ये 3 केस आपके हैं, ये देखो ये आपके सामने है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपका करंट अकाउंट है और आपने करंट अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट कराया 1 करोड़ से ऊपर, इट मींस अगर आपका करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ऊपर अगर पैसा डिपॉजिट होगा, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम इंडिया में नीली क्यों ना हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, अगर आपका करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ऊपर, अगर करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर आपका पैसा डिपॉजिट है, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम कितनी ही क्यों ना हो, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। दूसरा गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपका फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा, अब चैट बॉक्स में लिख के बता दो जी, अब तो याद आ गया होगा। अगर फॉरेन ट्रैवल में खर्चा आपका 2 लाख से ऊपर है, या तो वो खर्चा आपके ऊपर हुआ या आपने किसी के लिए किया, अगर खर्चा 2 लाख से ऊपर किया फॉरेन ट्रैवल पे, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका 1 लाख से ऊपर होगा, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। इन केस में मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना, चाहे आपकी इनकम कितनी क्यों ना हो। तो मुझे फटाफट से बोल दो मैंने क्या बोला जी। मैंने अभी तक ये बोला कि वैसे तो कंपनी फर्म हर केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। मैंने अभी तक ये बोला कि वैसे तो कंपनी फर्म हर केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, बट गवर्नमेंट कह रही कंपनी फर्म को छोड़ के जो भी लोग होंगे वो रिटर्न फाइल तब करेंगे अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर एग्जम्पशन, बिफोर डिडक्शन एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी। बट गवर्नमेंट कह रही कि अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक भी होगी ना, तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कब? अगर वो ROR है, उनकी एसेट इंडिया से बाहर है, या उनका बैंक अकाउंट इंडिया से बाहर है, उन्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फिर गवर्नमेंट कह रही कि अगर वो ROR नहीं भी है, अगर वो ROR नहीं भी है, फिर भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अगर इन तीनों में से किसी भी एक केस में कवर हो जाते हैं। उनका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में पूरे साल में 1 करोड़ से ऊपर का पैसा डिपॉजिट है, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। उन्होंने फॉरेन ट्रैवल पे अपने लिए या किसी दूसरे के लिए खर्चा किया 2 लाख से ऊपर, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर 1 लाख से ऊपर की है, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इन तीनों चीजों में बस ध्यान देना, इन तीनों चीजों में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। बाकी सब केस में वही लिमिट एप्लीकेबल होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताई है जी। तो फाइनली उम्मीद करूंगा जी, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो आप गलती नहीं करके आओगे। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया करंट अकाउंट में कितनी वैल्यू से ऊपर होने पर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, आंसर क्या बनेगा? 1 करोड़। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया फॉरेन ट्रैवल पे कितना खर्चा होना चाहिए, आंसर बनेगा 2 लाख। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए, आंसर बनेगा 1 लाख। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो अगर ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी बन जाएगा, गवर्नमेंट ये बात कहती है। चलो जी, अब यहां तक तो हमारी रिवीजन हो गई भाई, ये बात तो क्लियर हो गई कि रिटर्न फाइल करना किसको कंपलसरी है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मान लो रिटर्न फाइल करना जिसको भी कंपलसरी है, उसकी ड्यू डेट क्या होगी। मान लो आपके फादर आपके साथ बैठे हैं, कहते बेटे मेरे को ना रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है क्योंकि तूने जो भी प्रोविजन बताए हैं मैं उसमें कवर हो रहा हूं, मेरी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो 8 लाख रुपए की है।
अब कह रहे बेटे अगर मेरी ग्रोस टोटल इनकम 8 लाख रुपए की है तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? मैं कह रही बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, तो अंकल आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कह रहे बेटे अब यही समझ नहीं आ रहा कि मुझे रिटर्न फाइल करनी कब है। मैं कहा अंकल आपकी 3 ड्यू डेट होती हैं और ये मेरी फैमिली का हर बच्चा जानता है जी। अब जिस बच्चे ने अमेंडमेंट क्लास अटेंड की होगी, याद करो रिटर्न के चैप्टर में अमेंडमेंट आई है, आपकी ड्यू डेट चेंज हो चुकी है, बट हर केस में नहीं, सिर्फ उस केस में अगर तुम्हारा ऑडिट कंपलसरी है या तुम कंपनी और फॉर्म हो जी। अब वो 3 ड्यू डेट कौन कौन सी हैं जी, देखो जी एक बार चेक करो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी लोग रिटर्न फाइल करने के लिए मैंडेटरी हैं उनको फाइलिंग करनी कब है। देखो जी यहां पे डेट गवर्नमेंट ने दी है, अगर आप कंपनी हो जी, अगर कंपनी हो या कंपनी को छोड़ के कोई ऐसे असेसी हो जिनका ऑडिट जरूरी है, या ऐसे पार्टनर हो। पहले यहाँ पे ना वर्किंग पार्टनर वर्ड लिखा था, मैंने अमेंडमेंट क्लास में आपको बताया भी था कि अब वर्किंग हट चुका है, तो अपनी समरी बुक से ना वर्किंग मेरे ख्याल से आपका हटा होगा। अगर आपके नोट्स में वर्किंग लिखा हो तो वर्किंग हटा देना, सिर्फ वर्ड है पार्टनर। पार्टनर मीन्स चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। अब गवर्नमेंट कह रही चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो, उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 31 अक्टूबर को। कब? अगर उस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कंपलसरी है। मतलब पहली बात गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, कंपनी को हमेशा रिटर्न फाइल करनी है 31 अक्टूबर को। एक बच्चा कह रहा है सर डेट तो आपने हमें 30 सितंबर का था। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे अदरक, मेरी काली मिर्च, मैंने 30 सितंबर तब कहा था, याद करो 30 सितंबर मैंने कब कहा था, अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी है। सर अगर ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी है ना, तो ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की टाइम लिमिट जो होगी वो 30 सितंबर होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की टाइम लिमिट होगी वो 30 सितंबर होगी, बट ये टाइम लिमिट ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने की नहीं है, ये रिटर्न फाइल करने की है। और मैंने वहां पर भी कहा था कि पहले पिछले साल दोनों की लिमिट सेम होती थी, मतलब ऑडिट रिपोर्ट भी 30 सितंबर को, रिटर्न भी 30 सितंबर को। अब रिटर्न 31 अक्टूबर को जाती है और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 30 सितंबर को ही जाती है जी। ठीक है, तो 31 अक्टूबर कौन कौन से हो गई, कंपनी हो गई, या ऐसे लोग जिनका ऑडिट कंपलसरी है, या ऐसे पार्टनर चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो जिन पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कंपलसरी है, तो उनको फाइल करनी है 31 अक्टूबर को। और अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग वाले हो, ये ड्यू डेट न्यू सिलेबस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके एग्जाम में इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं है, हम सीएस प्रोफेशनल के अंदर करेंगे। बट अगर कोई बच्चा मेरी फैमिली का ओल्ड सिलेबस का बैठा जी, अगर आप में से कोई बच्चा ओल्ड सिलेबस का है तो वो बात ध्यान दीजिए। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करूंगा जी, अगर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करूंगा, उनकी रिपोर्ट जो जाती है वो जाती है 30 नवंबर को। ठीक है, और जो बाकी ससी होंगे उनकी जाएगी 31 जुलाई को। अब आपके पापा कह रहे, कहते एक तो ना विवेक ना मेरी बात सुनता नहीं है, मार खाएगा मेरे से, इसके ना कान पकड़ के इसको डांटना पड़ेगा। मैं कहा अंकल क्या हो गया? कह रहे बेटे मेरे को तो तूने बताया ही नहीं, मेरी रिटर्न कब जाएगी? मैं कहा अंकल आपकी 31 जुलाई को जाएगी, आपकी इनकम 8 लाख रुपए है, ना तो आप टीपी वाले हो, ना कंपनी हो, ना ऑडिट कंपलसरी है, ना किसी फर्म के पार्टनर हो, तो आपकी तो हर केस में 31 जुलाई होगी, तो आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान दो। अंकल का अगला क्वेश्चन, कहते मुझे फाइल करनी है, कंपलसरी है, 31 जुलाई को फाइल करनी है, बट फाइल करनी ही कैसे है? मैं कहा अंकल मैनुअल फाइल नहीं होगी, ऑनलाइन फाइल होगी, ITR 1 से लेके ITR 7 तक फॉर्म नंबर होंगे, और आपकी जो भी इनकम होगी उसके बेस पे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो ITR 4 जाएगा, सैलरी वाले केस में ITR 1 और 2 जाता है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी जो भी इनकम होगी उसके केस में वो ITR फाइल करके उसके बेस पे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये बातें अंकल यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो फाइनली 3 सवालों के जवाब मिल गए जी। मुझे सेक्शन 139(1) पढ़ने के बाद 3 सवालों के जवाब मिल गए। क्या कोई बच्चा, अंजलि, सलूजा साहब, हनी, सलूजा साहब, साक्षी, मुस्कान, तृप्ति, क्या नाम आपका, प्रखर, और क्या नाम आपका, हर्ष, नागपाल, विभोर, हिमांशी, दृष्टि, कई बच्चे खुश हो रहे हो, माय गॉड मेरा नाम लिया जा रहा है। हाँ तो मुझे याद हो गए यार नाम, आप इतने एक फैमिली बन गई है। पता कितने टाइम से हम इकट्ठे यूट्यूब पे चल रहे हैं, मतलब याद करो सर, मेरे ख्याल से हमें कितने जमाने बीत चुके हैं, देख लो हमें कितने काल कल्प बीत चुके हैं हमें यूट्यूब पे आते हुए। बच्चा कह रहे नहीं सर ऐसे मत बोलो, मतलब कितना टाइम हो गया हमें यूट्यूब पे आते हुए, तो क्या मुझे नाम याद नहीं होंगे? कुछ बच्चों के नाम मुझे याद हो गए हैं जो डेली बेस पे आते हैं। अब मुझे फटाफट से बोलना जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अभी तक मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर मिले हैं। क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ये बता सकता है कि वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसके मुझे आंसर मिले हैं जी, बताना जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका आंसर मिल गया, हु, कौन रिटर्न फाइल करेगा।
दूसरे का आंसर मिल गया व्हेन, कब रिटर्न फाइल करनी है, और तीसरे का आंसर मिल गया हाउ, कैसे रिटर्न फाइल करनी है। बताओ और रह क्या गया जी? और रही क्या गया? जब मुझे ये पता लग गया कि भैया कौन कौन रिटर्न फाइल करेगा, जो भी फाइल करेगा वो कब फाइल करेगा, और जब भी फाइल करेगा वो कैसे फाइल करेगा, इन तीनों सवालों का जवाब तो मुझे चाहिए था। ठीक है, अब कौन में मैं दोबारा रिवाइज नहीं करवा रहा जी, आप सब जानते हो कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन केस में कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है, चाहे इनकम कितनी भी हो, आरओआर वाला केस हो गया, या वो करंट अकाउंट वाला हो गया, या फॉरेन ट्रैवल वाला हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी खर्चे वाला हो गया, उन सब केस में कंपलसरी है चाहे इनकम कितनी भी हो। ठीक है, और 3 आपकी ड्यू डेट होंगी, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर, ये 3 आपकी ड्यू डेट है। और ITR 1 से लेके ITR 7 तक आपके फॉर्म नंबर होंगे। ये सारी बातें हमारी निकल के आ रही हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है, इधर देखो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, बच्चा कहता है सर आपने कहा रिटर्न फाइल करने की डेट होती है 31 जुलाई, बट क्या ये 31 जुलाई हमारी प्रीवियस ईयर की होती है या असेसमेंट ईयर की होती है? क्या कोई बच्चा बताएगा जी? जो रिटर्न फाइल करने की जो भी डेट है, चाहे वो जुलाई है, चाहे वो अक्टूबर है, चाहे वो नवंबर है, क्या वो असेसमेंट ईयर की डेट है? मुझे आंसर दो रही, क्या वो असेसमेंट ईयर की डेट होंगी या वो डेट हमारी प्रीवियस ईयर की है जी? जल्दी बोलो मुझे फटाफट से, क्या वो असेसमेंट ईयर की डेट है या वो प्रीवियस ईयर की है? कई बच्चे लगे हुए हैं, कह रहे हैं सर ये डेट ना प्रीवियस ईयर की है, मेरा बस नहीं चलता सर, आप अगर मेरे सामने हो तो मैं बताता फिर आपको। सर प्रीवियस ईयर की इनकम पर तो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं, और जब असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे तो जहां टैक्स पे करेंगे वहीं तो रिटर्न फाइल करेंगे मेरे बच्चे। सर प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं ना, टैक्स कहां पे करेंगे? असेसमेंट ईयर में, तो जहां टैक्स पे करेंगे वहीं तो रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये जितनी भी डेट्स होंगी ना, क्योंकि ना कई बार एग्जाम के में क्या दिया होगा कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई ऑफ प्रीवियस ईयर, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। बच्चा कंफ्यूज हो गया, बच्चा बाल पकड़ के बैठ गया, पिछले वाले ने उंगली मारी, कह रहा भाई तुझे ये नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, कह रहा भाई इसका आंसर पता है क्या है? 31 जुलाई ऑफ प्रीवियस ईयर। उस बच्चे को बेचारे को कंफ्यूजन थी और कंफ्यूजन में क्रिएट कर दिया। दोनों के आंसर गलत हैं, दोनों के आंसर गलत हैं, और दोनों हाई फाई कर रहे हैं, कह रहे भाई यस देख, ऐसे भाई का भाई साथ देता है सर। अब तू अगले पेपर मेरा साथ दियो, देख मैंने तेरे क्वेश्चन सही करवा दिया, पता नहीं उसने गलत करवा दिया, बाहर चल रही मैकडी की पार्टी, नंबर आ रहे 15-20। ये रियलिटी बता रहा हूं सर। जब पेपर हॉल से आप बाहर आते हो उसमें 90% वही लोग आपको देखने को मिलते हैं जो फेल होने वाले हैं। बच्चा कह रहा है ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चे रिजल्ट 10% ही आता है, रिजल्ट तो 10 ही आता है ना, रिजल्ट 100 तो आएगा नहीं। अब जब हमारी मुलाकात, प्लीज ध्यान सुना, प्रॉब्लम क्या है, बच्चा डिमोटिवेट क्यों होता है? सर बच्चे के डिमोटिवेट होने के ना कई रीजन है। बच्चे को डिमोटिवेट होने के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, बच्चे के डिमोटिवेट होने का रिस्पॉन्सिबल बच्चा खुद ही है। क्यों? उसका एग्जाम चेक करना, एग्जाम हॉल के में बैठ के आस पड़ोस की बातें सुनना, अपने दिमाग से काम ना करना, फिर बाहर आके पेपर मैच करना, पेपर मैच ना होने पर दिमाग खराब हो जाना, फिर बुक्स खोलना, फिर टीचरों को मैसेज करना, टीचरों ने जो आंसर दिया उसको चेक करना, पेपर के बीच में ही चेक करना। ये लगा लो आप फेलियर की तरफ जा रहे हो, आप सफलता की तरफ नहीं जा रहे जी। और जैसे मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया, मतलब कमाल की बात देखो, एक बच्चा आपने ऊपर विश्वास नहीं करा, दूसरे पे विश्वास कर रहा है, कह रहा भाई तेरा आंसर क्या है? कह रहा मैंने तो बी लिखा है। कह रहा मैंने बी लिखा है, सही है बस, मतलब सही हो गया, मतलब मैंने भी लिखा है तूने भी लिखा है, दोनों का मतलब दोनों अपने आप को सही समझ के बैठ गए। क्यों? आंसर मैच हो गया ना। इंस्टीट्यूट का आंसर छोड़ो, वो तो क्या भाड़ में, वो तो क्या भाड़ में, हमारा मैच हो गया, तेरा मैच हो गया, आंसर सही है। अच्छा फिर तीसरे से पूछा, वो कह रहा बी लिखा है, चौथा कह रहा बी, पांचवा कह रहा बी, पार्टियां चल रही हैं, एक कह रहा मैंने ए लिखा। यार मैं ना क्वेश्चन मैंने इस तरह से पढ़ा, मुझे ना टेक्निकल पॉइंट लग रहा था, इसका आंसर मुझे ए लिखा। तूने ए लिखा है, कोई बात नहीं, कोई बात, एक क्वेश्चन गलत हो गया तेरा, कोई टेंशन मत ले, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको ये नहीं पता उसका ही सही है, बाकी सबका गलत है। सर ऐसे कैसे कह रहे हो? रिजल्ट 10% ही आता है जी। ये बात ध्यान देना, हम बाहर जिनसे मिलके खुश होते हैं या जिनसे मिलके दुखी होते हैं, हमें नहीं पता उनका आंसर सही है या गलत है। तो मैं तभी ऑलवेज हर बार बच्चों को अपनी क्लास के अंदर भी बोलता हूं कि पेपर डिस्कस करना अपने आप में एक स्टेप और ऊपर जाना है फेलियर की तरफ। सर जहां पेपर देकर बाहर आए ना, जहां मैं कह रहा हूं आपको नहीं समझ आ रहा पास हो फेल हो, तो भी पेपर छोड़ दो, अगले की तैयारी करो।
नहीं सर, वो थोड़ी सी ना घबराहट होती है सर, घबराहट हो तो पेपर चेक करना पड़ता है, कर लो पेपर चेक, उसके बाद घबराहट बढ़ेगी। और क्योंकि अगर किसी दूसरे दोस्त ने कह दिया इसका आंसर ये है, आपका आंसर वो नहीं हुआ, घबराहट कम होगी, घबराहट बढ़ेगी साहब। और बढ़ने से घबराहट अंदर क्या होगा, यार मैं तो ना सारा पेपर चेक करूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है, बच्चा पेपर से बाहर आता है, मैसेज आता है टीचर को, सर इसके आंसर कब निकालोगे आप। बच्चे को अभी आंसर चेक करने हैं, ऐसे अभी आंसर, अगले अभी 6 पेपर पढ़े हैं, 6 पेपर नहीं देने, आंसर कब निकालोगे आप। मेरे बच्चे पहले पूरे पेपर दे तो दो लो आप, क्यों अपना करियर खराब करने पे। और मैं तो सब टीचरों को भी फिर यहां बोलता हूं, वैसे मैं बुराई नहीं करता, बट मैं कहता हूं किसी भी टीचर को आंसर एकदम नहीं निकालने चाहिए सर। सिंपल सी बात है सर, वो हमारे परिवार के बच्चे हैं, अगर थोड़े से भी उनके आंसर, मैं कह रहा हूं थोड़े से भी आंसर उनके गलत उनको पता लग गए, वो अगला पेपर नहीं दे पाएंगे सर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने पहले आंसर निकाले, इसने पहले आंसर निकाले, उसमें क्या हो गया। मतलब बच्चे के करियर से जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलत चीज है। तो आंसर तो जब तक हमारे सारे एग्जाम नहीं होते उससे पहले तो आप खुद ही बोलो कि आंसर मुझे कोई मत बताना, मैंने जो कर, अब तो एग्जाम हो गया ना सर, अब तो एग्जाम हो गया। जब एग्जाम ही हो गया, मैंने कहा इसका आंसर बी है, आपने लिखा सी है, अंदर के बी कराओ, अंदर के बी कराओ ना। अगर बी सही है तो अंदर के बी करके तो आओ, दिखाता हूं कौन बी करवाएगा जी। बिना बात के दिमाग खराब हो गया। आप इस ख्वाब में थे कि सी मेरा सही है, तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस था, कम से कम एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा सही है, पढ़ाई बढ़िया होती। उसने बोला बी है, उसका भी नहीं पता बी सही है नहीं है। मैं सही बता रहा हूं सर, इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस आंसर चेक कर लो, 11 से 12 आंसर तो वो खुद कहते हैं कि हमसे गलती होती है। अब सोच के देना, 12 नंबर की ग्रेस मिल सकती है ना, तो हम क्यों माने हमारे गलत हैं जब इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन गलत बने हुए हैं। और हर बार का रिकॉर्ड है, आज तक सिंगल पेपर भी एमसीक्यूज का ऐसा नहीं किया होगा जब 100 के 100 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बोले हो ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। बट हम, उसने बोल दिया ये आंसर है, उसने बोल दिया, इस पे गेम खेलते रहते हैं बस। तो सर ये बहुत बहुत गलत चीजें हैं। पेपर मैच करना तो अपने आप में महापाप है सर, महापाप है सर, पेपर मैच करना महापाप है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी मैचिंग। और अगर आंसर मांगने किसी भी टीचर से मांगने हैं आप, जब आपका अगर एक ग्रुप है तो एक ग्रुप के बाद ही मत मांगो, दोनों ग्रुप के बाद। क्यों? क्योंकि आपके कई दोस्त होंगे, उनके भी 4 पेपर पड़े होंगे, उनको आप क्यों डिमोटिवेट करना चाह रहे हो। हाँ, जहां सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर कह दो सर अब मुझे आंसर बताओ, तो भी मैं कहता हूं तो भी चेक ना करो, क्योंकि सर अब तो जो हो गया वो हो गया। हाँ, इस चीज के लिए कि सर हमारे नंबर कितने आएंगे उसके लिए अगर चेक करने हैं तो वो बात अलग है जी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना यार, ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, ये बहुत बड़ा सर गेम पता क्या है, सिर्फ गेम माइंड की है, सिर्फ माइंड की गेम है, सही बता रहा हूं, सिर्फ माइंड की। आप तैयारी करके गए हो, हर बच्चा तैयारी करके गया है, हर बच्चा, देखो मेरे यूट्यूब में इस टाइम 600-700 बच्चा बैठा है, जीएसटी की रिवीजन क्लास में 1000+ बच्चा बैठा होता है, तो क्या सारे तैयारी नहीं कर रहे? तैयारी सब बराबर कर रहे हैं ना, फिर भी रिजल्ट 10% क्यों आएगा? रीजन क्या है? गेम माइंड की है। जिस बच्चे का माइंड उस 3 घंटे में चल गया वो कमाल हो गया, जिस बच्चे का माइंड उस 3 घंटे में नहीं चला बस वो खत्म हो गया। उसने भी मेहनत की थी बट पेपर में आके घबरा गया वो, हाय पेपर। मतलब वो बच्चा जो 12वीं में 95 लेके बैठा है, वो बच्चा घबरा रहा है, क्यों? उसको एक प्रेशर क्रिएट हो गया, ये प्रोफेशनल एग्जाम है। नो डाउट प्रोफेशनल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम क्लियर ही नहीं हो पाएंगे साहब। पहले तो ये दिमाग से हवा उतारो, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे क्लियर? वही सेम एग्जाम तो है, एग्जाम होल वही तो है। प्रॉब्लम क्या? एक दिमाग में प्रेशर आ गया, प्रोफेशनल एग्जाम है तो है, प्रोफेशनल एग्जाम है, बट इट डजंट मीन कि क्लियर नहीं होंगे, क्लियर हो रहे हैं लोगों के। तो पहले माइंड अपना रिलीज करना पड़ेगा कि हमें पेपर कैसे देना है जी। चलो जी, अब आज ज़्यादा नहीं, बट मैं किस दिन सबको ध्यान, किसी दिन मैं सबको डांटूंगा सर, एक वीडियो बनाऊंगा, सबको डांटूंगा। मेरे को आप सबकी हरकतें पता है मुझे, और मैं नहीं चाहता इस बार अगस्त के एग्जाम में कोई भी आप गलती मुझे बर्दाश्त नहीं है जी। ठीक है, मैं सबको डांटूंगा, जरूर डांटूंगा, देख लेना। ठीक है, बट अभी मेरा गला थोड़ा आज डगमगा रहा है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकता गले पे। तो बस इतनी बात ध्यान देना जी। मैं कहाँ था, वापिस आओ जी। मैं था 31 जुलाई। मैंने कहा था रिटर्न फाइल करने की डेट असेसमेंट ईयर होगी जी, प्रीवियस ईयर वाले बच्चे गलत हैं। अब रिटर्न फाइल करने की डेट असेसमेंट ईयर है, ये बात तो क्लियर है। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, अगर रिटर्न फाइल करने की हमारी डेट आपकी असेसमेंट ईयर है, और अगर मान लो मैंने यहाँ पे टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की, अगर मान लो मैंने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की, तो क्या मैं लेट फाइल कर सकता हूँ? गवर्नमेंट कहती है यस। अब लेट फाइलिंग की टाइम लिमिट क्या वो देखनी है। और अगर रिटर्न में कोई गलती हो जाती है जी, अगर रिटर्न में कोई गलती हो गई, उस रिटर्न को मैं क्या रिवाइज कर सकता हूं? आंसर इज यस। तो रिटर्न को रिवाइज करने की टाइम लिमिट क्या होगी वो भी देखनी है। और दूसरा फिर हमें यह भी देखना है कि अगर मैं लेट रिटर्न फाइल करता हूं तो मेरे अगेंस्ट क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं जी।
आप सब जानते हो अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो आपके हाथ में इंटरेस्ट लगेगा 234A का, इंटरेस्ट लगेगा 234A का। उसके बाद आपके हाथ में फीस लगेगी 234F, अगर आपको ध्यान आता हो जी 234F ध्यान दो जी। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, आपने फिर रिटर्न फाइल नहीं की तो 1000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर देते हो तो 5000 रुपये की पेनल्टी है। 31 दिसंबर के बाद फाइल करोगे तो 10,000 रुपये की फीस है। ये 234F में फीस लिखी हुई है जी। उसके बाद अगर रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं करते तो बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। ये बातें आपने 139(3) के अंदर पढ़ी होंगी। तो वही बातें अब देखनी है कि जो ड्यू डेट है ना, अगर मैं उस ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करता तो लेट कब तक करूंगा, और लेट फाइल करने पे क्या क्या मुझे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। और अगर मैं टाइम पे भी कर देता हूं या लेट कर देता हूं बट उसमें कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक है, तो क्या मैं उस रिटर्न को रिवाइज करूंगा, और अगर यस रिवाइज करूंगा तो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी जी। देखो जी, यहां पे एक बार चेक करो जी 139(3), इसका नाम है लॉस रिटर्न। पहले तो ये देखो जी, लॉस वाले केस में भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, लॉस अंडर हेड पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली इफ लॉस ऑफ रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). मतलब अगर आपने यहां तक रिटर्न फाइल कर दिया तभी लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, नहीं तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कौन से? बिजनेस और कैपिटल गेन के। उसके बाद देखो जी, लॉस कैन बी सेट ऑफ इवन इफ आरओआई इज फाइल्ड लेट। मतलब क्या जी, इस लाइन का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं लॉस सेट ऑफ हो जाएंगे। मतलब अगर मेरे बिजनेस के लॉस हैं, मेरे कैपिटल गेन के लॉस है, तुम इस साल तो खत्म कर सकते हो बट अगले साल तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर तुमने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की। उसके बाद देखो जी, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस जो हैं और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि यहां बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन के लॉस की बात है। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने से मना की है, वो सारे नहीं किए, ओनली बिजनेस और कैपिटल गेन के। हाउस प्रॉपर्टी के हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसको तुम कैरी फॉरवर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जी, लॉस ऑफ अर्लियर ईयर इन विच रिटर्न फाइल्ड ऑन ड्यू डेट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या जी, अगर लॉस पिछले सालों के चलते हुए आ रहे हैं जी, अगर लॉस पिछले सालों के चलते हुए आ रहे हैं, जिन सालों की रिटर्न आपने सही टाइम पर फाइल की हुई है तो गवर्नमेंट कह रही है उसे तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही है जिस साल की रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की उस साल के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, बाकी तुम कर पाओगे जी। ठीक है, यही बात यहां पे लिखी है। तो ये आपका है सेक्शन 139(3). बट एक बात ध्यान देना जी, एक बात ध्यान देना, ये लॉस तुम्हें कैरी फॉरवर्ड अलाउड कर दिया जाएगा। ये लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर तुमने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की तो भी। उस केस में ना कुछ लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है जी। आपको कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, चीफ कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी, सीबीडीटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब उनसे परमिशन मिलेगी उसके बाद ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे जी। ठीक है, तो अगर आपके पास मेरी बुक है, आपने देखा होगा बुक में वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके 10 लाख तक के लॉस है, मेरे ख्याल से लिमिट आपकी 10 लाख ही है शायद, जो मेरे को ध्यान आ रहा है। लिमिट जो रिवाइज लिमिट है आई थिंक 10 लाख रुपए की है। एक मिनट रुकना जरा, एक सेकंड रुको। एक बार चेक कर लेते हैं ना। ये लो जी, यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। वन 139(3), ये रहा जी। हाँ 10 लाख की है। ठीक है जी, देखो जी, अगर आपके 10 लाख तक के लॉस हैं तो परमिशन ले लोगे अगर सीआईटी से तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं अगर जेन्युइन रीज़न है। अगर 10 लाख से ऊपर के लॉस हैं, 50 लाख तक हैं, तो परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ सीआईटी से। और अगर 50 लाख से ऊपर के लॉस होंगे तो सीबीडीटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये लोग परमिशन दे देते हैं तो लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे तुम्हारे बिजनेस के लॉस ही क्यों ना हो। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ तक के लॉस है इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड अगर तुम्हें परमिशन मिल जाती है तो। ठीक है नहीं? अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर हम रिटर्न सही टाइम पे फाइल नहीं करते तो लॉस कौन कौन से कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, ये तो ये हो गया कि अगर रिटर्न मैंने सही टाइम पर फाइल नहीं की उस केस में क्या होगा। बट अगर मैंने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की तो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होगी।
मतलब कब तक मैं रिटर्न फाइल कर पाऊंगा, देखना जी 139(4) दैट इज बिलेटेड रिटर्न। क्या कहना चाह रहे हैं जी, इफ ROI इज नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139(1) देन इट मे बी फर्निश, कब तक जी, बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर तुमने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, तुम असेसमेंट ईयर के एंड तक, अब आप सब जानते हो जी आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा जी, जल्दी बोलो मुझे, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा, हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर आएगा 2021, असेसमेंट ईयर क्या बनेगा 21-22, तो असेसमेंट ईयर खत्म कहाँ पे होगा 31 मार्च 22 को खत्म होगा। मतलब इस साल जो मेरा साल अभी गया है 2021, उसकी रिटर्न मैं 31 मार्च 2022 तक फाइल कर पाऊंगा, उसके बाद फाइल नहीं कर पाऊंगा। बट अगर लेट फाइल करूंगा तो फिर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, इंटरेस्ट भी लगेगा, फीस भी लगेगी। बस ये बात ध्यान देना कि रिटर्न लेट फाइल करने की टाइम लिमिट जो होती है वो मैक्सिमम असेसमेंट ईयर के एंड तक होती है। हाँ, अगर उससे पहले आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है तो वो कंप्लीशन की डेट और 1 ईयर जो भी इनमें से अर्लियर होगा ना, फिर तुम्हें वहां तक रिटर्न फाइल करनी है जी। तो बस मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान दे, अगर रिटर्न आप सही टाइम पर फाइल नहीं करते तो आपको फाइल करनी पड़ेगी असेसमेंट ईयर के एंड से पहले और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर जो होगा वहां तक आपको लेट रिटर्न फाइल करनी है। चलो जी, ये तो हो गई लेट रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट। अब अगर मान लो रिटर्न में कोई गलती हो गई, अगर रिटर्न में कोई गलती हो गई, उसको अगर मुझे रिवाइज करना है जी, और रिवाइज कब तक करूंगा, सेम टाइम लिमिट है जी, सेम टाइम लिमिट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ असेसी डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल अंडर सेक्शन 139(1) और बी लेटेड रिटर्न, मतलब किसी भी रिटर्न में गलती हो रही है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, कई बच्चे आप में से अगर बहुत पुराना पढ़े हुए हैं जी, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पता नहीं कितनी अमेंडमेंट्स की नहीं होंगे अभी तक, उन्होंने शायद कहीं सुना होगा कि बी लेटेड रिटर्न या लेट रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज। अब वो जमाना खत्म हो चुका है, अब वो जमाना चाह चुका है सर। अब चाहे नॉर्मल रिटर्न हो चाहे लेट रिटर्न हो, ये दोनों ही रिटर्न रिवाइज हो सकती हैं, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, चाहे बी लेटेड रिटर्न हो चाहे नॉर्मल हो, अगर किस रिटर्न में गलती हो जाती है इट कैन बी रिवाइज, बट रिवाइज करने की लास्ट डेट जो होगी वो असेसमेंट ईयर के एंड तक होगी। मतलब जो डेट लेट रिटर्न फाइल करने की है, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, जो डेट लेट रिटर्न फाइल करने की है वही सेम लास्ट डेट जो है वो रिवाइज करने की है जी। ठीक है, तो ये बात आपके सामने है। अब देखो अभी तक हमने कौन कौन सा कर लिया जी, 139(1) कौन रिटर्न फाइल करेगा, कब फाइल करेगा, कैसे फाइल करेगा। 139(3) अगर लेट फाइल करोगे उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी फिर 139(4) लेट रिटर्न मैं कब तक फाइल कर सकता हूं जी। 139(5) अगर रिटर्न में कोई गलती हो जाती है उसको मैं रिवाइज कब तक कर सकता हूं, ये हमारा 139(5) है जी। ठीक है, देखो यहाँ पे कि लेट रिटर्न रिवाइज हो सकती है और रिवाइज रिटर्न को हम ओरिजिनल रिटर्न का सब्स्टिट्यूट मानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। आप सब जानते हो जी, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, अगर साथ में कोई अनेक्स्चर नहीं, मतलब कोई स्टेटमेंट अगर आप सही से फाइल नहीं करते, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपने स्टेट अनेक्स्चर अटैच नहीं किए, टीडीएस का प्रूफ अटैच नहीं किया, एडवांस टैक्स का प्रूफ अटैच नहीं किया, ट्रेडिंग पेनल अटैच नहीं किया, ऑडिट रिपोर्ट अटैच नहीं की, तो आपकी रिटर्न को हम डिफेक्टिव मान लेंगे। और आप सब फटाफट से मुझे बताना, अगर मेरी रिटर्न, हेलो, एक बच्चा तो ऐसे बैठा बेचारा, ऐसे ऐसे कह रहा सर क्लास तो देख रहा हूँ, साथ में निन्नी आ रही है मेरे को, अभी निन्नी करा रहा हूँ, मेरे बच्चे अभी लोरी सुना रहा हूँ, पूरी क्लास को लोरी सुनाऊंगा, देखना पूरी क्लास को लोरी सुनाऊंगा सर। मम्मी का क्या है, मम्मी तो एक बच्चे को सुलाती है, मैं पूरी क्लास को सुला दूंगा, ऐसे ही लोरी सुनाऊंगा, बच्चा कहेगा सर बा, ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे, नालायक। इधर देखो ध्यान से, सीधे होके बैठो यार, बिल्कुल सीधे होके बैठो, एकदम अलर्ट होके बैठा करो सर। बात 1 घंटे की तो है बस, बच्चा कह रहा है बात 1 घंटे की नहीं है, ये सबसे बड़ा महा झूठ है आपकी क्लास का। अब ये बात होगी 1 घंटे की, फिर 8:30 बजे बात होगी, फिर आधे पौने घंटे की, फिर अब 10 बजे बात होगी, फिर 1 घंटे की, तो 1 घंटे कहते कहते 4 घंटे हम पढ़ लेते हैं। आपको क्या पता सर, ओह माय गॉड। इधर देखो ध्यान से, तो बस 139(9) में ये बात ध्यान देना कि अगर आपने कोई भी अनेक्स्चर, कोई भी प्रूफ अगर साथ में अटैच नहीं किया तो रिटर्न बन जाएगी डिफेक्टिव। और अगर डिफेक्टिव बन जाएगी तो क्या कोई बच्चा मुझे बता पाएगा डिफेक्ट को सही करने में क्या डेज मिलते हैं? 15 दिन का टाइम मिलता है जी, 15 डेज। और अगर 15 डेज में डिफेक्ट सही नहीं करते तो फिर वो आपकी रिटर्न बन जाती है इनवैलिड। बस ये बात ध्यान देना, वो रिटर्न क्या बन जाएगी? इनवैलिड बन जाएगी जी। ये बात क्लियर है जी। उसकी हमारा सेक्शन था 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न का जी। एक सेक्शन फिर हमारा है जी 139(B), ये है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। ये हमारा है टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। अच्छा, ये कौन होती हैं जी?
याद करो मैंने को क्लास के अंदर भी कहा था कि जैसे आज हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, हम अगर मान लो आपके फादर को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी हो, किसके पास जाएंगे? वो या तो वो सीए के पास जाएंगे या वो सीएस के पास जाएंगे। और सोच के बोलना, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में सीएस सीएस को हायर करना आसान है, मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है सर। आप कभी सीए के पास जाना, रिटर्न फाइल करने के ना 1000-1500 मांग लेगा। अब सोच के देखो, जिसकी इनकम ही नील है भाई, जिसको नील की रिटर्न फाइल करनी है, उसका टैक्स आ रहा है नील। रिटर्न फाइल करने के अगर 1000 रुपए देने पड़ जाए, कितनी बड़ी हार्डशिप है सर। सिंपल सी बात है भाई, जिसकी इनकम, जिसका टैक्स ही नील आ रहा है, जिसका टैक्स ही नील है, उसको रिटर्न फाइल करने के अगर 1000-2000 रुपए देने पड़ जाए, कितनी बड़ी हार्डशिप है। तो गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट निकाला टीआरपी का। तो ये टीआरपी कौन होते हैं? ये टीआरपी होते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, जो आपकी रिटर्न फाइल करते हैं विदाउट एनी चार्जेस। हैं सर, ऐसे लोग कहां पाए जाते हैं सर? पापा पूछ रहे हैं। ऐसे लोग पाए जाते हैं आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिस में। अगर आपको बताओ, दिल्ली में जो आपका आईटीओ है, आप कभी आईटीओ में जाओ, वहां पे पूरा मतलब इनका पूरा बोर्ड बना हुआ है, ऊपर लगा हुआ है टीआरपी, ऐसे लिखा होगा टीआरपी। अब वहां पे जाओगे, आपकी रिटर्न फाइल करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। इनको पेमेंट जो मिलती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है। बट एक बात ध्यान देना जी, टीआरपी के पास सभी लोग रिटर्न फाइल करवाने नहीं जा सकते जी। कौन कौन नहीं जा पाएंगे? एक तो कंपनी, भैया कंपनी तो सीए के पास जाएगी। और एक ऐसे लोग जिनका ऑडिट कंपलसरी होता है, वो भी टीआरपी के पास रिटर्न फाइल करवाने नहीं जा सकते। तो पहली बात तो ये समझो जी, एक तो कंपनी, ये टीआरपी के पास रिटर्न फाइल करवाने नहीं जाएंगे। और ऐसे लोग जिनका ऑडिट कंपलसरी होता है, वो भी लोग टीआरपी के पास रिटर्न फाइल करवाने नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात और सुनना, एक बच्चा कहता है सर क्या हम टीआरपी बन सकते हैं? आप बिल्कुल टीआरपी बन सकते हो। अगर आपके बीकॉम के एग्जाम क्लियर, अगर आप बीकॉम की डिग्री आपके पास है, आप टीआरपी बन सकते हो। ये बात ध्यान देना। बट कौन कौन टीआरपी नहीं बन सकता? देखना यहाँ पे कौन कौन नहीं बन पाएगा। एक तो शेड्यूल बैंक का ऑफिसर, ये नहीं बन पाएंगे। लीगल प्रैक्टिशनर, जो सीएस होते हैं, वो भी लीगल प्रैक्टिशनर में कवर होते हैं। एडवोकेट, वो भी यहाँ पे कवर होते हैं जी। और चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं, वो भी टीआरपी नहीं बन सकते, क्योंकि इनकी वजह से ही तो कॉन्सेप्ट आया है। तो फिर टीआरपी नॉर्मली कौन बन पाएगा? बीकॉम वाले हो गए, जो नॉर्मल लोग हो गए, मतलब जिन, आपको बता दूं टीआरपी का एग्जाम होता है जी। अगर टीआरपी का एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद ही टीआरपी बनोगे। ऐसा नहीं है कि बीकॉम की डिग्री है, सर मुझे टीआरपी बनना है, मुझे टीआरपी बना लो, ऐसा नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ना, बैंकिंग के, एसएससी के, बैंकिंग पीओ के, ऐसे ही टीआरपी के एग्जाम होते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना, इनकी ज़्यादा सैलरी नहीं होती सर। इनकी ज़्यादा सैलरी नहीं। कहीं आपके मन में विचार आ रहा हो ना कि सर क्या हम टीआरपी बन जाए, आंसर इज नो। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो ये ऑलवेज ये बात कहूंगा, आप ध्यान लगाओ सीएस पे जी। भैया अपना करियर पे ध्यान लगाओ यार, अपनी डिग्री फटाफट से लो जी, बस बात खत्म। क्योंकि ये डिग्री हाथ में आनी बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान देना, बहुत जरूरी है डिग्री हाथ में आनी जी। उसके बिना कुछ भी नहीं है यार। नो डाउट नॉलेज है, बट नॉलेज है, डिग्री नहीं है तो भी पैसा नहीं है। डिग्री है, नॉलेज नहीं है तो भी पैसा नहीं है। दोनों चीज़ें अगर एक साथ होंगी तब जाके पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है कि नॉलेज भी हो एंड डिग्री भी हो, ठीक है। तो टीआरपी के लिए मैंने आपको बता दें कि टीआरपी नॉर्मली एक यही कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं विदाउट एनी चार्जेस, वो टीआरपी के पास जाएं और रिटर्न फाइल करवा लीजिए। ये हमारा 139B है जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, यहाँ पे जो एक पॉइंट मुझे करवाना है यहाँ पे। अब ये देखो, ये सारी अमेंडमेंट है जी, ये सारी अमेंडमेंट है। इसको एक बार देख लेते हैं अमेंडमेंट अब क्या है। पहली अमेंडमेंट तो मैंने आपको बताई थी। अमेंडमेंट नंबर 1 मैंने आपको बता दी कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो हो चुकी है वो सितंबर से 31 अक्टूबर हो चुकी है, और ऑडिट रिपोर्ट अभी 30 सितंबर को ही जाती है। अमेंडमेंट नंबर 1 ही है जो हम कर चुके हैं। अमेंडमेंट नंबर 2 है कोटिंग ऑफ आधार नंबर, मतलब 139AA कोटिंग ऑफ आधार नंबर। अब यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन एज ऑन 1 जुलाई 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to Principal Director General of Income Tax by 31 March 21। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, जिनके पास पैन है उन्हें अपना आधार जमा करवाना पड़ेगा जी। याद करो प्रैक्टिकल लाइफ में चल तो रहा था कि पैन को आधार से लिंक कराओ, मतलब अब दोनों लिंकिंग हो रही है ना। और आपको मैं आगे आगे दिखाऊंगा, अब धीरे धीरे पैन कम कर रहे हैं, आधार की तरफ आ रहे हैं जी। और अभी मैं आगे दिखाऊंगा जी, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर बच्चा कहता है सर मेरे पास पैन ही नहीं है, अगर आप में से किसी के पास पैन नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है उस जगह पे हमें आधार जमा करा दो। अगर तुम आधार जमा करा दोगे, हम ये मान लेंगे तुमने पैन की एप्लीकेशन भी डाल दी है, तो ऑटोमेटिकली विदाउट सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट तुम्हारे घर में पैन नंबर भी आ जाएगा। ये अमेंडमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी है, एग्जाम के लिए इतनी जरूरी नहीं है। कई बच्चे ना घबरा रहे हैं सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा, मैं दोबारा बोल दूं, 139(1) इसको मार्क कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट।
139(3) लॉस रिटर्न वाला, इसको मार्क कर लेना जी। 139(4) लेट रिटर्न वाला, 139(5) रिवाइज रिटर्न वाला, 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न वाला, और एक सेक्शन 234F है, ये है फीस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। तो ये 5-6 सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वैसे सेक्शन काफी सारे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेक्शन बहुत सारे हैं, बट वो सारे नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे अभी ये वाला है आधार की पैन से लिंकिंग, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है, बट मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में बन नहीं सकता सर, क्योंकि अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो क्वेश्चन कहीं से ही बन जाएगा, क्योंकि सीएस इंस्टीट्यूट का भरोसा कुछ नहीं है सर। क्योंकि सीएस वाले तो मैंने कल भी कहा था क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, कॉम्पोजिट स्कीम में माइग्रेशन वाला, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ नहीं पता, पढ़ना हमें सारा है जी, रिवीजन हमें सारी करनी है, बट उस पर टाइम जरूर लगाना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। तो देखो यहाँ पे जी, अब यहाँ पे देखो, दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्सन, मतलब इन लोगों को आधार जमा नहीं कराना। किन लोगों को नहीं कराना जी? रिजाइडिंग इन द स्टेट ऑफ आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय। अगर आप इन 3 स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके ऊपर सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नॉन रेजिडेंट हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉन रेजिडेंट हो तो आधार होगा ही नहीं आपके पास, एनआर को आधार नहीं मिलता जी, उनके आधार जमा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी एज 80 साल या उससे ऊपर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आप 80 साल के हो जाते हो तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आधार जमा करवाने की, या अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो आपको आधार जमा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन 4 केस को छोड़ के बाकी सब केस में आपको आधार जमा करवाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। तो आपके एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन जरूर बन सकता है जी, कि किन किन केस में आधार जमा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब किन किन केस में सेक्शन 139AA जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन देंगे, उन चारों में से ना आपको ध्यान रखना इनमें से कौन सा लगेगा जी। एक बार दोबारा बोल दो फटाफट से, दोबारा बोलो कौन कौन सी स्टेट मैंने बोली है, जल्दी बोलो कौन कौन सी स्टेट मैंने बोली है? आसाम, JNK और मेघालय। फिर मैंने कौन सा बोला जी? एनआर हो गया, 80 ईयर या उससे ऊपर वाले हो गया, और जो नॉन सिटीजन हो गए, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उन लोगों को भी आधार जमा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। उसके बाद जी अब ये देखो जी, रूल नंबर 114AA मैनर ऑफ मेकिंग पैन इनऑपरेटिव जी। अब ये कई बच्चे ना जो पहली बार देखने के लिए क्लास आए हैं उनको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सेक्शन तो हमने क्लासेस में पढ़े ही नहीं है, मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चों को छोड़ के, उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी हो सकता है, मैं नहीं कर रहा, बाकी सबकी बात कर रहा हूँ। मे भी उन्होंने भी पहले पढ़ा होगा, बट कुछ बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मे भी उन्होंने ना पढ़ा हो। रीजन बिंग क्योंकि ये प्रोविजन ऐसे हैं जो अभी नए आए हैं और उनको इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट क्लास भी नहीं देखी। और मैं हर क्लास में चिल्ला रहा हूँ सर अमेंडमेंट क्लास देख लेना, देख लेना, देख लेना, आपका भला होगा। 12 क्लास है टोटल सर, स्पीड फास्ट करके देख लो, बट देख जरूर लो, क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट है इस बार फाइनेंस में, बहुत सारी अमेंडमेंट है, नहीं देखोगे नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा जी। अब ये सारे पॉइंट ना हमने डिटेल में अमेंडमेंट क्लास में किए हैं, तभी आपको थोड़ी जल्दबाजी लग रही है कि जल्दबाजी में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी डिटेल में अमेंडमेंट क्लास में कर चुके हैं हम। देखो जब यहाँ पे रूल नंबर 114AA मैनर ऑफ मेकिंग पैन इनऑपरेटिव, इसमें क्या लिखा हुआ है जी? अगर आप आधार जमा कराने में, अगर आप देखो जी, अगर आप यहाँ पे आधार जमा कराने लिखे है ना, अगर आप आधार जमा कराने में फेल हो गए, हैज फेल टू इंटीमेट द सेम ओनर बिफोर 31 मार्च 21 आएगा यहाँ पे। अगर 31 मार्च 21 से पहले आधार जमा कराने में आप फेल हो गए तो आपका पैन जो है ना वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब पैन काम करना बंद कर देगा जी। 31 मार्च 21 तो जा चुकी है, आपने पापा से पूछ लेना, आपके फादर ने आधार जमा करवा दिया होगा, जो रिटर्न फाइल करने वाला सी होगा ना, आप चेक कर लो आधार से लिंकिंग होगी। आर सब जगह आधार से लिंकिंग है सर, क्योंकि अगर आधार लिंकिंग नहीं करवाई 31 मार्च 21 से पहले, सबके पैन इनऑपरेटिव हो चुके हैं। देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट कह रही था पैन नंबर सच पर्सन शैल बिकम इनऑपरेटिव इमीडिएटली, तब फिर क्या करना पड़ेगा? इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज नॉट फर्निश्ड इंटीमेट और कोटेड द पैन। हम ये मान लेंगे उसने जैसे पैन जमा ही नहीं कराया, as the case may be in accordance with the provision of act, and he shall be liable for all consequence where under the act not furnishing the PAN। मतलब फिर सारे consequence वो लग जाएंगे कि जैसे अगर इसे पैन जमा नहीं कराया तो क्या होता। याद करो TDS के चैप्टर में जी, TDS के लॉ में क्या लिखा है कि अगर पैन जमा नहीं कराते तो TDS जो है वो नॉर्मल से नहीं हायर रेट से कटेगा। याद करो सेक्शन 206AA, तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा अगर आपने आधार से लिंकिंग नहीं कराई। उसके बाद जी where the person has intimate his आधार नंबर after 31 मार्च 21 के बाद कराया, his PAN नंबर shall become operative। मतलब अगर 31 मार्च 21 के बाद जमा जब भी करवाएगा उसके टाइम पर ही उसका पैन ऑपरेटिव होगा, उससे पहले ऑपरेटिव नहीं होगा।
तो भैया जमा करवाने की टाइम लिमिट अभी भी है, करवा दो जमा। जब तक नहीं कराओगे आप पैन ना जमा करवाने के उसमें डिफॉल्ट में आ जाओगे, और जब करा दोगे उस दिन से आपका पैन क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा जी। ये आपका रूल नंबर 114 है, आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट है जी। उसके बाद देखो जी 139A परमानेंट अकाउंट नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया था। मैंने अभी क्या कहा था आपको, इफ असेसी डज नॉट हैव पैन, बच्चा कह रहा है पैन ही नहीं है जी मेरे पास, बट हैज आधार नंबर, आधार नंबर है, देन ही कैन कोट आधार नंबर वेयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ कोट पैन, मतलब जहां पैन जमा कराना है वहां आधार जमा करवा दो। इन सच केस पैन विल ऑटोमेटिकली अलॉटेड टू हिम, it shall be deemed that he has applied for PAN, he is not required to apply for PAN or submit any document for getting PAN। ये सबसे वेलकम स्टेप गवर्नमेंट लेके आई है कि जिनके पास पैन नहीं है, जहां पैन जमा कराना है वहां आधार करा दो। अगर तुम आधार करा दोगे तो हम ये मान लेंगे तुमने पैन की एप्लीकेशन डाल दे, तुम्हें पैन मिल जाएगा जी। दैट इज 139A जी। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी। क्लियर है ये बात जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक सेक्शन मुझे और कराना है जी, बाकी जो प्रोविज़न है एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक सेक्शन जो मुझे मेन और करवाना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैं करवाता हूँ आपको। ये आपका सेक्शन है 234F जी। बच्चा कह रहा है सर ये भी तो हैं, ये नहीं कराए सर आपने, ये नहीं कराए। और मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, 4A 139 4B 4C और 4D, बताओ मैं क्या कराऊँ। 4A में क्या लिखा है, चलो बच्चा कहीं ये ना कहे ना सर ने रिवीजन में छुड़वा दिया भाई, विवेक सर को ना आते नहीं होंगे सेक्शन तभी छुड़वा दिए। इतना देखो ध्यान से ना लगेगा। 4A में क्या है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। अब इनकम एग्जम्प्ट होती है, वो सोचते रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी, 4A कहता है रिटर्न फाइल करनी है। 4A कहता है चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट को भी रिटर्न फाइल करनी है अगर उनकी टोटल इनकम बिफोर एग्जम्पशन, अगर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। 4B में क्या लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की इनकम 13A एग्जाम्प्ट होती है, फिर भी रिटर्न फाइल करनी है 4B के अंदर। 4C में कौन है, याद करो पीजीपी के चैप्टर में, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिनकी इनकम सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है, वो भी रिटर्न फाइल करेंगे 4C के अंदर। और 4D में वो लोग रिटर्न फाइल करेंगे जो सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आते हैं या ऊपर किसी भी क्लोज में कवर नहीं होते, वो 4D में रिटर्न फाइल करेंगे। बताओ है क्या जी? ठीक है, तो मैंने तभी कहा था कि एक बार पढ़ लेना सर, ये बातें बिल्कुल छोटी छोटी हैं, मेन प्रोविजन मैंने कंप्लीट रिवाइज करवा दिया आपको, ठीक है नी। अब एक सेक्शन जो मैं करवाना चाहता हूं मेन, उसके लिए बस 2 मिनट रुक जाओ जी। ये हमारा सेक्शन है, कहां पे यार, 234F देखो जी, फीस वाला जो इंपॉर्टेंट है। ये रहा जी, ये रहा जी, देखो 234F जी, ये देखना 234F, ये हमारा है फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ROI अंडर सेक्शन 139(1) 4A 4B 4C 4D 4E 4F, मतलब कहीं पर भी आपने डिफॉल्ट किया तो ये सेक्शन लग जाएगा। अब गवर्नमेंट कह रही है, देखो जी, अब गवर्नमेंट कह रही है, पहले तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने 139(1) की ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं की तो फीस लगेगी 5,000 रुपये की। कब? अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो 31 दिसंबर या उससे पहले। मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूँ, ये साल है, प्रीवियस ईयर, ये असेसमेंट ईयर है, इसकी डेट 31 जुलाई है रिटर्न फाइल करने की। आपने यहां पे रिटर्न फाइल नहीं की, अगर यहां पे रिटर्न फाइल नहीं की कब तक फाइल कर सकते हो, 31 मार्च, ये बात तो क्लियर है। 139(4) बिलेटरी रिटर्न। अब यहां तक रिटर्न फाइल कर पाऊंगा, गवर्नमेंट कह रही है यहां तक फाइल तो कर पाओगे बट तुम्हें फीस देनी पड़ेगी। अगर तुमने 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दी है तो फीस है 5,000 रुपए की। 31 दिसंबर के बाद फाइल की है, 31 मार्च तक फाइल की है, फीस है 10,000 रुपए की। बट अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख तक की है, अगर तुम्हारी टोटल इनकम, मैं ग्रोस टोटल इनकम नहीं कह रहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं ग्रोस टोटल इनकम नहीं कह रहा, टोटल इनकम कह रहा हूं, मतलब ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन। ये बात ध्यान देना जी, रिटर्न फाइल करनी है नहीं करनी उसके लिए चेक करते हैं ग्रोस टोटल इनकम, बट फीस के लिए उसने कहीं नहीं कहा टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन। मतलब हमें नेट टोटल इनकम चेक करनी है। अगर तुम्हारी नेट टोटल इनकम 5 लाख तक है तो तुम यहां से 31 मार्च के बीच में कभी भी रिटर्न फाइल करो, कोई दिसंबर की लिमिट नहीं है, तुम्हारे पर फीस 1,000 तक लगेगी जी। ये चीज है 234F जी। स्वीटी कह रही है सर प्लीज स्वीट बन जाओ ना आप। मैं कहा बोलो क्या करूं सर, एक बार दोबारा बता दो। मैं कहा दोबारा सुन लो स्वीटी। स्वीटी में ये बात कहना चाह रहा हूं, अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर जो भी डेट है वहां तक फाइल नहीं की, तो गवर्नमेंट कह रही है दिसंबर तक का टाइम है, दिसंबर तक फाइल कर दो, हम तुम्हारी फीस कर देंगे 5,000।
दिसंबर के बाद भी टाइम है 31 मार्च तक का, बट वहां फीस होगी 10,000। बट हाँ, अगर तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो मैक्सिमम फीस जो लगेगी वो 1000 लगेगी। ये हमारा 234 है जी। तो प्लीज ये पढ़ के जाना सर, क्योंकि एग्जाम में मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस बार एग्जाम में वाला क्वेश्चन बनेगा जी। ठीक है, तो ये आपके मेन सेक्शन रिटर्न ऑफ इनकम के थे जी। ठीक है, ये आपने एक बार जरूर रिविजन करने हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। ठीक है, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितने प्रोविजन मैंने आज पढ़ाए हैं एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। समरी बुक आपके पास है, एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेना जी। ठीक है जी। अब सुना ध्यान से, अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा फ्राइडे को बताओ हम क्या करेंगे, टीडीएस का चैप्टर। ठीक है, बट एक बात ध्यान देना जी, टीडीएस के चैप्टर में जो रेट हैं, रेट आपको ही याद करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट रेट मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा, बट रेट और परसेंटेज आप अगर खुद याद नहीं करोगे तो उसको याद करवाने का कोई सर दवाई तो है नहीं मेरे पास। मतलब अगर आप बोलो कि सर एक गोली लेके आना गर्म पानी के साथ, या कैसे गोली लेनी बता दो ताकि हमें सारे रेट याद होने, रेट याद होंगे रिपीटेशन से, रिवीजन से। मैं प्रोविजन सारे याद करवा दूंगा, प्रोविजन के लॉजिक क्लियर कर दूंगा, बट रेट होंगे जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे वो तो रिवाइज करवा दूंगा। बट बाकी जितने भी रेट होंगे ना सर, देखो इतने सारे रेट हैं, आप कहो सर रेट याद करवा दो, रेट याद मैं एक बार तो रिवाइज करवा दूंगा, बट उसके बाद जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपको याद होंगे जी। तो टीडीएस किलो में एक खास बात समझ लो जी, जहां जहां लिमिट्स है ना सर, वहां पे मुझे आपका साथ चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जहां जहां लिमिट्स हैं मुझे आपका साथ चाहिए सर, बिना आपके साथ के मैं वो याद नहीं करवा सकता। ठीक है, बाकी प्रोविजन सारे रिवीजन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी टीडीएस की जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे अभी 8:30 बजे जी मेरे ख्याल से। अब 8:30 ऐसा करते हैं 8:35 पे करेंगे आज। ठीक है, 8:35 पे करते हैं, 5 मिनट के बाद 5 मिनट का टाइम ले लो, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, बाय बाय जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुश रहो। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना यार। बाकी जिन्होंने अपना काम करना है डिसलाइक वाला वो अपना करके चले चुके हैं जी, उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू।